तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th हिस्ट्री वीवीआई सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे क्लास हो चुकी है। आप लोग लाइव स्ट्रीम में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के बगल में लाइव स्ट्रीम होता है, वहाँ पर देखेंगे। पीछे और बहुत सारी क्वेश्चन हुई है। आज हम लोग दूसरी या तीसरी क्लास करेंगे, ठीक है। और ये क्लास 12th की हिस्ट्री क्लास होगी। जो ऑब्जेक्टिव जितने भी बोर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कराने की व्यवस्था की गई। यहीं से सभी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन पर हम चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। विशेष हमारे चैनल पर आपको ध्यान रखना है, जो भी है एजुकेशन से रिलेटिव, पढ़ाई से रिलेटिव, क्लास 12th तक की है ना, 10th और 12th की व्यवस्था देखने को मिलेगी। क्लास पीछे कई सालों में भी, पिछले साल भी हुई है, उससे भी आप लोग पढ़ करके अच्छे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छी सफलता पा सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और आप एक मित्र की तरह, एक भाई बहन की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे और कोशिश रहेगी कि आप मेरे हिस्सेदारी बनकर, ठीक है, आप अपने सफलता में और अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ सकें, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन के साथ बोर्ड में लड़ाने की संभावना अधिक से अधिक है, ठीक है। तो आप इन्हें जरूर अटेंड करेंगे। चलिए आते हैं विशेष देर ना करते हुए आपके क्लास की ओर, ठीक है। थोड़ा क्लास में क्वेश्चन हमने पिछले कई वर्षों में सॉरी पिछले कई दिनों में कई सारे क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, 181 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। पीछे 181 तक हो चुका था, ठीक है। 182 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। करना क्या है, जब भी हम क्वेश्चन कोई कराते हैं और 4 ऑप्शन पर चर्चा करते हैं तो उसके साथ में साथ क्या करना है, रिपीट करते चलना है। रिपीट करने से आपकी याद क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, याद होती है क्वेश्चन में, ठीक है, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं थोड़ा हम लोग इस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सबसे पहली बात है, 181 नंबर हम पिछले दिन करा चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर हम आज कराते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पहले जनगणना कब हुई थी, ध्यान रखना है। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहले जनगणना 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। जब भी हम पूछे तो आपका उसका जल्दी जल्दी देते चलना है, ठीक है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। किनके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ठीक है। और नियमित रूप से ध्यान रखना, अगर पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना नियमित रूप से या पूर्ण जनगणना, ठीक है, नियमित रूप से कहे तब या पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है क्या होंगे, 1881 में। किसके काल में? कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। किसके काल में हुआ था? तो ध्यान रखना है रिपन के काल में हुआ था। क्या चीज? ठीक है, आगे चलते हैं। 1891 की और हम बात करें तो 1891 की एक जनगणना वर्ष है, ठीक है। 1894 ईस्वी में इनमें कोई जनगणना नहीं हुआ था। जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन में चर्चा थी। 1800 अगला क्वेश्चन है आपका 182। क्या है? 182। ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति को किसने सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष बताया है? ध्यान रखना है, तो सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष टी.आर. होम्स ने बताया। कौन बताया था? टी.आर. होम्स ने। सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष किसने कहा था? टी.आर. होम्स कहा था, ठीक है। ये ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय इन्होंने क्या क्या था, यह बताया था। 1857 की क्रांति के विद्रोह को जो है इन्होंने बताया कथी, सभ्यता एवं बर्बरता का मध्य संघर्ष है, ठीक है। अन्य ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना है, जॉन लॉरेंस जो थे इन्होंने सिपाही विद्रोह कहा था, ठीक है। जॉन लॉरेंस क्या कहे थे? सिपाही विद्रोह, ठीक है। जॉन लॉरेंस क्या कहे थे? सिपाही विद्रोह कहे थे, ठीक है। अंट्राम जो है, ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम संयंत्र बताया था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम संयंत्र बताया था कौन? अंट्राम, ठीक है। अंट्राम ने क्या कहा था? हिंदू और मुसलमानों का एक कथी है, संयंत्र है। इसके बाद हम टेलर की अगर हम बात करें, टेलर की ध्यान रखना है, टेलर ने बताया था यह एक प्रकार के क्या है, संयंत्र है, ठीक है। 183 नंबर क्वेश्चन है आगे। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता, ठीक है, नेपाल गया, ठीक है। ध्यान रखना है, कौन क्रांति के नेता, ठीक है, दमन के बाद नेपाल उन्हें भेज दिया गया था। ध्यान रखना है, तो इसमें क्या होगा, नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों थे, ठीक है। इनमें दोनों सही आंसर है, तो इसके ऑप्शन सी में है क्या चीज, दोनों, ठीक है। ऊपर जो दिया है उन दोनों की बात कर रहे हैं।
तो नाना साहब और बेगम हजरत महल को दोनों को 1857 के विद्रोह को दमन के बाद, ठीक है, इसे क्या कर दिया, नेपाल में भेज दिया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में नाना साहब बेगम हजरत महल को, ठीक है, ध्यान रखना है, इन्हें क्या कर दिया, नेपाल भेज दिया था। अन्य ऑप्शन पर अगर हम चर्चा करते हैं, अन्य ऑप्शन है, ध्यान रखना है, नाना साहब की। तो ध्यान रखना, नाना साहब की अगर हम चर्चा करें तो ये कानपुर के थे। ठीक है, बेगम हजरत महल की बात करें तो ये लखनऊ के थे। ठीक है, और ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं के तो कोई चर्चा हो नहीं सकता है डी में। तो चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 184 है, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, ध्यान रखना है, ये स्वेज नहर व्यापार हेतु 1869 में खोल दिया गया था। कब खोला गया था, 1869 ईस्वी में। ठीक है, इनकी अगर हम चर्चा करते हैं, स्वेज नहर व्यापार को आधिकारिक तौर पर 17 नंबर, ध्यान रखना, 1869 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब होता है एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत चीन के साथ व्यापार हो, रूस के साथ व्यापार हो, खोल दिया गया था, जिससे भारत और यूरोप के बीच, ध्यान रखना है, दूरियां बहुत ही क्या हो गई थी, कम हो गई थी, इस कारण इसे खोल दिया गया था। उसके बाद इस क्वेश्चन के हिसाब से इस पर और दो ऑप्शन पर चर्चा करने लायक कुछ नहीं बचा है, दोनों ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था। बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था, ध्यान रखना है, तो बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में किया था। ध्यान रखना, उन्मूलन करने का मतलब होता है समाप्त करना। तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत कब कर दिया, 1829 ईस्वी में। ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। मतलब राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को क्या कर दिए, अंत कर दिए। कब कर दिए, 1829 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1832 में इसमें कोई खास चर्चा नहीं है। 1833 पर हम चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखना, 1833 में कहता है यह चार्टर अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 1833 में, 1833 ईस्वी में, ध्यान रखना है, चार्टर अधिनियम पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 100, ध्यान रखना है, 86। प्रश्न नंबर 186 कहता है, भारत में पहली बार टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। बताएंगे, भारत में पहली बार टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। तो ध्यान रखना, कौन हो जाएंगे, डलहौजी। कौन हो जाएगा, डलहौजी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में, ठीक है, सिंध में, और 1854 ईस्वी में, ठीक है, मतलब पूरे भारत में, ठीक है, क्या कर दिए, डाक टिकट को जारी कर दिए थे। ठीक है, ध्यान रखना था, भारत में पहली बार टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। तो ध्यान रखना है, कौन होंगे, लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अन्य ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए में, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें, ध्यान रखना है, कर्नावालिस की बात करें तो यह अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे कौन, कर्नावालिस। अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किए थे, कर्नावालिस किए थे। कब किए थे, ध्यान रखना है, 1793 में। ठीक है, उसके बाद है बेंटिंग। ध्यान रखना है, तो बेंटिंग ने सती प्रथा का क्या किया था, अंत। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सती प्रथा का अंत कब किया था बेंटिंग ने, और किनके सहायता से किया था, इनका भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो कमेंट करेंगे, ठीक है, जिनका पहला कमेंट होगा, उनके कमेंट को स्क्रीनशॉट लेकर आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 187 नंबर प्रश्न कहता है, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दिया। ठीक है, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दिया। तो आंसर होगा, ध्यान रखना है, कब दिया था, 1855 ईस्वी में, 55 या 56 में। ठीक है, 1855 या 56 में। ठीक है, क्योंकि 1855 में प्रस्ताव आया था और यह 56 में कानून बनकर पूरी तरह से पारित करके इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कोई भी ईस्वी चर्चा का बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, ध्यान रखना है, विधवा पुनर्विवाह विधेयक का मसौदा तैयार हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी के काल में ही, ठीक है, कार्यकाल के दौरान विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था किया गया। यह अधिनियम 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय पारित हुआ था। मतलब विधवा पुनर्विवाह की अधिनियम कब पारित हुआ था, 1856 में। ठीक है, बोर्ड में जैसी ऑप्शन रहेगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, या तो 55 रहेगी तो 55 टिक करेंगे, अगर 56 ऑप्शन आता है तो 56 हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, अगर 55 ऑप्शन टिक नहीं रहता तो हम 56 लगाएंगे। अगला प्रश्न है 188। ठीक है, 188 नंबर प्रश्न कहता है क्या, द इंडियन वार एंड इंडिपेंडेंस।
ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा। इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, ध्यान रखना है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, आंसर इनका हो जाएगा कौन चीज? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने, ध्यान रखना है, क्या पूछा था क्वेश्चन में? अच्छा, वो पुस्तक के नाम पूछना था, सॉरी, मिस्टेक। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, मतलब ध्यान रखना है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है, नहीं ठीक है, क्या हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खान ही होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना है, इसके अगले ऑप्शन पर चर्चा करते थे, बी डी सावरकर जो है, बी डी सावरकर, इन्होंने इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को देखना है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ठीक है, बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम कहा। एस आर शर्मा जो, ठीक ना, एस आर शर्मा इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 1857 कोई चर्चा लायक नहीं है। और आरसी मजूमदार, इन्होंने, ठीक ना, इन्होंने इसे न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कौन? आरसी मजूमदार। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न का उत्तर होगा, सॉरी, अगला प्रश्न होगा 189, है ना, 189, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखना है, 1773 से 74 में, या तो 73 या 74 करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे बोर्ड में कई बार 73 ही आते हैं, तो हम लोग 73 ही टिक करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, क्या हो जाएंगे? 1773 में या 74 में। ठीक है, यह ध्यान रखना है, 1773 में कौन सी आया था? रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान रखना है, 190 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? बताएंगे। ध्यान रखना, तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई शहर में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और, ध्यान रखना है, क्वीन मैरी के स्वागत में हुआ था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है, ध्यान रखना है, किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, और ध्यान रखना है, क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन पर। कलकत्ता की बात करें तो यहाँ ध्यान रखना है, इंडिया गेट नहीं, फोर्ट विलियम है, यानी कहने को तो यहाँ पर ध्यान रखना, कलकत्ता में कौन सी है? फोर्ट विलियम है। कलकत्ता में कौन है? फोर्ट विलियम। ठीक, ध्यान रखना है, कलकत्ता में क्या है? फोर्ट विलियम है। मद्रास में बात करें तो यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज है। मद्रास में क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज है। दिल्ली में बात करें तो यहाँ पर इंडिया गेट है। ठीक है, दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग को डाउट फंसेगा। ठीक है, यहाँ पर डाउट क्या फंसेगा कि कौन गेटवे ऑफ इंडिया है और कौन दिल्ली में इंडिया गेट पर। ठीक है, तो याद रखने की इसकी आसान तरीका हमारी समझ से है, क्या चाहिए कि देखिए, दिल्ली, दिल्ली दो अक्षर का है। ठीक है, दिल्ली क्या है? दो अक्षर का है। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया गेट दो अक्षर, दो शब्दों में है। ठीक है, दो अक्षर दो शब्दों में। ठीक है, और देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी, यहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर भी था, लेकिन यहाँ पर समझना अच्छा है, गेटवे ऑफ इंडिया तीन शब्दों में है और ये तीन अक्षरों में है। ठीक है, तो इसे आप इस तरीका से रख सकते हैं। ठीक है, आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना है, उसके बाद है, फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कोलकाता में। और ध्यान रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? मद्रास में। एक दो तीन और एक दो तीन, और इसमें क्या है? चार और चार। ठीक है, इस सब पर थोड़ा गौर कीजिएगा, जिससे आपको याद करने में मतलब तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, है ना, और याद रहेगी अधिक दिनों तक। ठीक, इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया? ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया? ध्यान रखना है, तो क्या हो जाएगा? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, 1911 में इसका नींव रखा गया था। तो कहते हैं, इस वर्ष गेटवे ऑफ इंडिया का क्या हो गया? नींव
रखा गया था। ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को तो क्या करेंगे, सही आंसर 1911 में ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ध्यान रखना है 1927 में अगर बात करते हैं तो निर्माण कार्य 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर पूरी तरह से क्या हो गया, पूरा तैयार हुआ। लेकिन 1927 ईस्वी में इसका निर्माण चल ही रहा था। ठीक है, और 24-29 में कोई चर्चा नहीं होने लायक है। एक नोट पॉइंट है जिसको आप जस्ट अभी पढ़े, वही बात है। इंडिया गेट 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसका निर्माण 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। किनका, इंडिया गेट का। आगे चलते हैं, अंग्रेजों ने किस राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था? ध्यान रखना है, तो अंग्रेजों ने किस राजा से मद्रास पर पट्टे, मतलब मद्रास को जो है पट्टे पर लिया था? तो ध्यान रखना है, कौन था, चंद्रगिरी। कौन था, चंद्रगिरी। ठीक है, कहते हैं अंग्रेजों ने चंद्रगिरी से राजा, मतलब ध्यान रखना है, मतलब दामेरला, मतलब ध्यान रखना है वेंकटपति नायडू। ठीक है, से ध्यान रखना है, मद्रास को जो है 1639 ईस्वी में पट्टे पर, यानी कि लीज पर, अभी की भाषा में हम लोग समझते हैं क्या चीज, लीज पर लिया गया था। ठीक है, अन्य की अगर हम बात करें तो स्वर्णगिरी, यहाँ विकल्प में कोई चर्चा नहीं होने लायक है। मैसूर की बात करें तो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान यहाँ के शासक थे। ठीक है, मैसूर के शासक कौन थे, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। ठीक है, पीछे आप याद होगा विजयनगर साम्राज्य का इस समय तक पतन हो चुका था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कौन है, आप लोग को बताना है। ठीक है, विजयनगर के महानतम शासक कौन है, आप लोग को बताना है, पीछे हमने बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 193, कहते हैं प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? ठीक है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना है, कौन किया था, अशोक। यहाँ पर क्या बोले हैं, अभिलेख है ना, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? ठीक है, तो कौन हो जाएंगे आंसर, अशोक हो जाएंगे। ठीक है, देखना है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय अभिलेख, मतलब ध्यान रखना अभिलेख थे लेकिन शुरुआत नहीं था, मतलब लिखवाने की कला शैली शुरू नहीं करवाए थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शासनकाल में देखा जाए तो सम्राट अशोक ने, मतलब पहले शासक थे, ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने पत्थरों पर अभिलेख खुदवा कर अपनी नीति और धर्म का प्रचार प्रसार किया। मतलब सम्राट अशोक जो है क्या करते हैं, धर्म के माध्यम से अच्छी अच्छी बातों को लेकर लोगों को प्रचार प्रसार करने का काम किए। चलिए, इस पर कोई चर्चा लायक नहीं है। मतलब उसके बाद समुद्रगुप्त की बात करें तो इनके प्रयाग परिस्थिति अभिलेख, कौन सी, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख है। ठीक है, किनका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त का कौन है, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख है। उसके बाद है, ध्यान रखना है, सात द्वीपों का नगर कहा जाता है, बताएंगे सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, किनका हो जाएगा, मुंबई को। किसका हो जाएगा, मुंबई को। ठीक है, मुंबई को। ठीक है ना, मुंबई मूल रूप से 7 अलग अलग द्वीपों का समूह था जिन्हें बाद में जोड़कर, ठीक ना, एक शहर बनाया गया था। इसीलिए 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसको, मुंबई को। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, मुंबई को। शिमला पर अगर हम थोड़ा अन्य ऑप्शन पर बात करते हैं तो शिमला एक पहाड़ी, मतलब स्टेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है, हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। कलकत्ता, ध्यान रखना है, यहाँ पर हुगली नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कलकत्ता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। बेंगलोर की बात करें तो यह अंतर्देशीय शहर है, मतलब अन्य क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो इससे कोई मतलब आपकी परीक्षा से रिलेटिव नहीं बनती है। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख योजनाकार कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपति भवन के प्रमुख योजनाकार कौन थे? तो चलिए हम 195 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करें। तो ध्यान रखना है, सर एडविन ल्यूटिनियस जो है, एडविन ल्यूटिनियस, यह नई दिल्ली के वास्तुकार, राष्ट्रपति भवन के प्रमुख डिजाइनर सर एडविन ल्यूटिनियस थे। मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति भवन का जो योजना बनाया था, कैसे कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे तैयार किया जाएगा, ये कौन थे? ध्यान रखना है, सर एडविन ल्यूटिनियस थे। कौन थे? सर एडविन ल्यूटिनियस थे। चलिए, बाकी सब कोई आपके चर्चा लायक नहीं है। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? ठीक है, ध्यान रखना, एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ध्यान रखना, हम लोग लगाएंगे क्या चीज, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बोलेंगे जिससे आपको याद होगा।
कहते हैं द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, जिसमें इन्होंने धन धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, धन के निष्कासन, आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव का भी यह बनता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन आप लोग के यहाँ, सॉरी अगले ऑप्शन की बात करें तो आरसी दत्त, यह ध्यान रखना है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे थे, जो आपके 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है, इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्र का शुरुआत किया था। ठीक है, केसरी और मराठा कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो यह उग्रवादी नेता थे। ठीक है, एक उग्रवादी नेता थे फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 197। ठीक है, 197 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे? ठीक है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे? क्या राजेंद्र प्रसाद के, अरविंद घोष के, ठीक है, या गोपाल कृष्ण गोखले के, या राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर? तो चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? डे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। बिहार के एक स्थानीय किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। स्थानीय मतलब एक विशेष एक क्षेत्र के थे, जो ध्यान रखना है बार बार अनुरोध पर, ध्यान रखना है गांधी जी से बार बार उन्होंने क्या किया? अनुरोध किया। और 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे। ठीक है, 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। किनके आग्रह पर आए थे? कमेंट करके बताएंगे किनके आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, इनके ऑप्शन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ध्यान रखना है गांधी जी के बाद आए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अरविंद घोष की बात करें तो ध्यान रखना है एक राष्ट्रवादी नेता और आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ध्यान रखना है। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन चंपारण जाने का अनुरोध इन्होंने नहीं किया। मतलब कहने को तो चंपारण जाने की कोई विशेष चर्चा नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन से कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजकुमार शुक्ल की बात करें तो बिहार के एक स्थानीय किसान नेता थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, इस पर तो चर्चा कर ही चुके हैं, और इन्हीं के आग्रह पर गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे। ध्यान रखना है किनके विरोध में गांधी जी मतलब यहाँ पर आए, तो इन्होंने जांच पड़ताल किया खुद, मतलब किए खुद से, और उसके बाद इन्होंने 1917 में चंपारण में नीलो बागान, ठीक है, नील की खेती के इन्होंने क्या किया? विरोध किया, और किसानों को 25% अवैध राशि को इन्होंने क्या किया? वसूली करवाया। 198 नंबर क्वेश्चन कहता है सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? ध्यान रखना है, तो हम लोग आंसर लगाएंगे। ध्यान रखना है, सर की उपाधि कौन लौटाए थे? बताएंगे कौन? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। तो 1919 के विरोध में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी, ठीक है, दी गई सर की उपाधि, यानी कि नाइटहुड की उपाधि इन्होंने क्या कर दिया? वापस कर दिया। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सर की उपाधि यानी कि नाइटहुड की उपाधि इन्होंने क्या कर दिया? वापस कर दिया। अन्य ऑप्शन पर चर्चा करते हैं, जैसे गांधी जी, इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दिए। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान जब वापस लिए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन को जब वापस ले लिए थे, ठीक है, तो गांधी जी ने, ध्यान रखना है, केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने, ध्यान रखना है, लोकमान्य कहा जाता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को कौन सी कहते हैं? लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो हमारे भारत के कहते थे पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलते हैं विशेष आगे, हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 199। ठीक है, 199, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की?
ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने किया? तो ध्यान रखना है कौन हो जाएंगे, जिन्ना, राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या एम.एन. राय। तो चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक ना, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इसके बाद हम बात करें जिन्ना की बात करें तो यह मुस्लिम लीग के नेतृत्व कर रहे थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ध्यान रखना है, राजगोपालाचारी, तो यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो एम.एन. राय, यह ध्यान रखना है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। एम.एन. राय क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एम.एन. राय थे। ठीक है। चलते हैं आगे, है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखना है, करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे। ठीक है, गांधी जी दिए थे। गांधी जी ने 1942 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन्हीं के दौरान गांधी जी नारा दिए थे करो या मरो, यानी कि डू और डाई का ऐतिहासिक नारा, ठीक है, दिया गया था। और ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखना है तिलक की अगर हम बात करते हैं, किस पर? तिलक पर। तो इन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कहा था। ठीक है, तिलक ने कौन सी नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? तो तिलक ने कहा था। कौन कहा था? तिलक। लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्होंने मेरे, ठीक है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार का बदला भारतीयों द्वारा लिया जाएगा, ऐसा कहे थे। कौन? लाला लाजपत राय। जब सैंडर्स ने, ठीक है, क्या करते हैं, मुंबई में जो स्टेशन के पास जाते हैं, कौन सी का विरोध था? लाला लाजपत राय के। वहां पर क्या कर दिया गया था? ध्यान रखना है, सैंडर्स ने लाठी से मार मार कर इनकी हत्या कर दी थी। तो उन्हीं दौरान ये क्या किए थे? बोले थे। ठीक है। गोखले की बात करें तो यह भी एक उग्रवादी नेता थे। ठीक है। उसका 201 नंबर प्रश्न है। चलिए, 200 तक समाप्त होता है। अब हमारे पास प्रश्न बचती है, ठीक है, लगभग 100 प्रश्न भी और बची है। तो हम फिलहाल अभी आपको, ठीक है, जो वीडियो जितना हमने बनाया है उस वीडियो को अभी हम अपलोड करते हैं। आप लोग इसे देखिए। फिर दूसरा का वीडियो भी हम जल्द ही मतलब आज ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज ही अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इन्हें भी एक बार जरूर देखेंगे। हमने इसमें लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन करा है। 300 का मतलब आप लगा लीजिए सब क्वेश्चन पर 4-4 ऑप्शन की चर्चा है। ठीक है, लगभग 1000 क्वेश्चन तो आपको जरूर बन जाता है। ठीक है, अगर आप सभी पर अगर चर्चा पर अगर गौर करते हैं, ठीक है, तो आपकी अच्छा खासा एग्जाम चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं, साथ ही एक साथ क्या करेंगे करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? सॉरी, राष्ट्रीय शोक के रूप में? नहीं, ये एक बात गलत है। करते हैं पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। हाँ, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के 1929 ईस्वी में कांग्रेस, ठीक है ना, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान रखा, पहला पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। मुस्लिम दिवस की बात, सॉरी, मुक्ति दिवस है ना, मुक्ति दिवस की बात करें तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने मनाया था। कौन सी? मुक्ति दिवस। ठीक है, 1939 ईस्वी में जब कांग्रेस पार्टी ने मंत्रिमंडलों को क्या कर दिया? त्याग दिए थे, तो मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में क्या कर दिए? मुक्ति दिवस मनाए थे। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस मनाए थे। ठीक है। उसके बाद है करवाई दिवस के रूप में अगर हम बात करें, कौन सा दिवस? करवाई दिवस के रूप में। तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मनाया था। डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, कब मनाया गया? 1946 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
क्या जब प्रश्न हो जाएगा? ध्यान रखना है 202। कितना प्रश्न है? 202। मार्च 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा से गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? ठीक है, मार्च 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ध्यान रखना है, गांधी जी ने समन्या बगिया आंदोलन दांडी मार्च से, यानी कि नमक सत्याग्रह से इन्होंने क्या क्या शुरू किया था? ध्यान रखना है, नमक सत्याग्रह से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? समन्या अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बारे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब शुरू हुआ? 1920 में। ध्यान रखना है, गांधी जी जब नमक पर से, ठीक है, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह शुरू किए थे। ठीक है, और ये शुरू किए थे कहाँ से? ध्यान रखना है, चंपारण से, है ना? कहाँ से? चंपारण से इन्होंने शुरू किया था। ध्यान रखना है 78 सदस्यों के साथ। कितने सदस्य? 78 सदस्यों के साथ, है ना? इसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो 1940 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1940 में। स्वतंत्रता आंदोलन, ध्यान रखना, एक सामान्य शब्द नहीं था, बल्कि हमारे देश के लिए एक, ध्यान रखना है, एक स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी बिगुल थी, है ना? आज़ादी का। आगे चलते उसमें कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन हमारे देश के लिए था, इसलिए बोल रहे हैं। समन्वय बगैर आंदोलन में गांधी जी ने, ठीक है ना, नमक कानून तोड़ा था। ध्यान रखना है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ध्यान रखना है, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर, ठीक है, दांडी पहुंचकर 1900, मतलब 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के जल से नमक बना करके, ठीक है, नमक बना करके उन्होंने क्या किया? नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। ठीक है। हाँ, 13 अप्रैल 1930 की बात करें तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये चलिए बाई मिस्टेक कुछ हो गया। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन पर कोई विशेष चर्चा है नहीं। आते हैं ध्यान रखना है, 204 में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मध्य रात्रि को, ध्यान रखना है, ट्रायस्ट विथ डिस्ने, ठीक है, विद नहीं होगा, विथ, ट्रायस्ट विथ डिस्ने नाम से प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के दिन, यानी कि 1947 के मध्य रात्रि के दिन। ठीक है, ध्यान रखना, 1947 मतलब 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1900, क्या लिखा रहा है, ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1947 के दिन जो है क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू मध्य रात्रि में एक भाषण देते हैं, जिसी का नाम होता है ट्रायस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, ट्रायस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध भाषण था। तो 14 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, ध्यान रखना है, ट्रायस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ट्रायस्ट विथ डेस्टिनी मतलब विथ डेस्टिनी, यानी कि मतलब नीति के साथ एक वादा नामक प्रसिद्ध भाषण इन्होंने दिया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो यह संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि भारत के संविधान के, देखना है, संविधान के इन्हें पिता कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है 205। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? ध्यान रखना है, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मतलब कोलकाता में कांग्रेस से सितंबर 1900, ध्यान रखना है, 20 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है ना, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, कांग्रेस के सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के, ठीक है, विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने क्या कहते हैं, आंदोलन की प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, इलाहाबाद कांग्रेस, ये इसमें कोई विशेष चर्चा नहीं है। नागपुर कांग्रेस, या ध्यान रखना, दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। ठीक है, किसको? असहयोग आंदोलन को।
ठीक है, अगला ऑप्शन सॉरी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 206 कहता है, किस आंदोलन के अवसर पर गांधी ने अपना केसरे ए हिंद की उपाधि लौटा दिया? ठीक है, किस आंदोलन के अवसर पर गांधी ने अपना केसरे ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन पर। कौन सी पर? असहयोग आंदोलन पर। जस्ट ऐसे पहले हम लोग समझे हैं, कहते जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के समर्थक में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब चलाए थे? 1920 ईस्वी में। अवसर पर अपनी, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, जब वापस लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है? केसरे ए हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। केसरे ए हिंद की उपाधि क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। ध्यान रखना है, सवनिया बागी आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 ईस्वी में। ठीक है, आगे है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? ध्यान रखना है, तो मुस्लिम लीग ने 1900 क्या हुआ था? 40 में। ठीक है, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने, यानी कि 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अनौपचारिक रूप से अलग राष्ट्र, ठीक है, एक पाकिस्तान का क्या क्या प्रस्ताव रखा था? कब रखा? 1940 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर 1933 में कोई चर्चा नहीं, 38 और 37 में भी कोई चर्चा नहीं है। आगे चलते हैं, ध्यान रखना है, दो राष्ट्र, ठीक है, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखना है, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना किया था। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। कहते हैं हालांकि विचार पहले आया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इन राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया और दो राष्ट्र सिद्धांत के मतलब आधार पर, दो राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग रखा। ठीक है, यानी कि धर्म के नाम पर इन्होंने पाकिस्तान को दो भागों में बांटने का काम किया, एक हिंदू और एक मुसलमान के नाम पर। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें तो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग समुदाय बताया था। मोहम्मद इकबाल की बात करें तो इन्होंने 1930 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में उत्तर पश्चिम में मुस्लिम राज्य का विचार दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। 209 नंबर प्रश्न। 209 नंबर प्रश्न कहता है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ध्यान रखना है, क्या मुंबई अधिवेशन में हुआ था? नहीं। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था? नहीं। तो कलकत्ता अधिवेशन तो 1906 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें चर्चा नहीं होगी। ऑप्शन के हिसाब से कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 में। ठीक है, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। ठीक है, अगर हम सूरत अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सूरत अधिवेशन पर अगर हम बात करते हैं तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन और पूछे कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 210 नंबर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? 210 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ध्यान रखना है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यह पुस्तक था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हम मतलब ध्यान रखना है, अहमदनगर जेल में क्या क्या लिखा गया था? कहाँ पर लिखा गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर जेल में लिखा गया था। लाल बहादुर शास्त्री पर चर्चा करे तो यह ध्यान रखना है, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान का इन्होंने क्या क्या नारा दिया था? कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिए थे? जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनकी पुस्तक थी स्टेशनरी। ठीक है, ध्यान रखना है, स्टेशनरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है, बी आर अम्बेडकर ने नारा दिया था, ध्यान रखना है, कौन सी?
सॉरी नारा नहीं ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनकी पुस्तक थी, ध्यान रखना है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, सॉरी पार्टीशन ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 211 नंबर प्रश्न है। 211 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, या किसे कहा जाता है, ठीक है, या किसे कहा गया है। तो भारत का लौह पुरुष, ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। किसे कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान रखेंगे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। ठीक है, चलते इनके बारे में चर्चा करते हैं। भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, लौह पुरुष की संज्ञा दिया गया था, यानी आयरन मैन कहा गया था। आगे हम बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान रखना है, अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। गांधी जी की अगर हम बात करें, ध्यान रखना है, तो गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दिया गया, और अबुल कलाम आजाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। याद हो गई सभी को? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ध्यान रखना है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ध्यान रखना है, सम्राट अशोक को। ठीक है, अशोक को ध्यान रखना है, प्रियदर्शी कहा गया है। देखेंगे अपने अभिलेखों में सम्राट अशोक को अक्सर, ध्यान रखना है, देव मतलब ध्यान रखना है, देव नाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय, और ध्यान रखना है प्रियदर्शी मतलब देखने में, ठीक ना, मन भावन कहा गया है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना है, इन्होंने मौर्य वंश की, ध्यान रखना, स्थापना किया था। ठीक है, बिंदुसार की बात करें तो यह अशोक के पिता है। सम्राट अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें, 213। देखना, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना है, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखना, 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। 42 की बात करें तो ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन आया था इस समय। ठीक है, 1942 ईस्वी में भारत में कौन आया था? क्रिप्स मिशन। 42 ईस्वी में कौन आया था? क्रिप्स मिशन। 1940 में इसका कोई चर्चा नहीं ना ही, 48 में इसकी कोई चर्चा है, लेकिन आज़ादी के 1 साल जस्ट की बात है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा कौन से, यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलते हैं, जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण, इन्हें ध्यान रखना लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। महेश नारायण, या बिहार के गठन के मतलब गठन में इनका योगदान था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ध्यान रखना है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे, इन्होंने पुस्तक लिखा था इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह या सिन्हा, ये भारतीय संविधान सभा के, ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखना है, तो मुस्लिम लीग द्वारा, ध्यान रखना, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ध्यान रखना है, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। यानी कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसमें ध्यान रखना है व्यापक दंगे हुए थे। ठीक, अगला हम बात करें, ऑप्शन पर बात करें तो 16 अगस्त 1942 ईस्वी को यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो 16 अगस्त 1942 ईस्वी को कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। 16 अगस्त 1940 में ऐसा कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पर चर्चा कर ही दिया 46 में। ठीक है, 16 अगस्त 1947 में ऐसा कुछ नहीं था, यह स्वतंत्रता के जस्ट एक दिन के बाद की बात था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है,
आगे है प्रश्न, ध्यान रखना है। 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जिससे व्यापक दंगे हुए। ठीक है, ध्यान रखना 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिससे बहुत ही बड़ा कथी हो गया, दंगा हो गया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 ये जो था के बाद तो हो चुका था। हम अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, 216। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? ध्यान रखना है, इनमें सभी जगह पर हुआ था। कोल्हालपुर, सतारा, पूना, इनमें सभी जगह पर क्या हुआ था? विद्रोह। ठीक है, अगर हम सब पर अगर चर्चा करते हैं, ध्यान रखना है, कोल्हालपुर यहाँ 1824 ईस्वी के विद्रोह हुआ था। ठीक है, कोल्हालपुर में 1824 में विद्रोह हुआ था। सतारा की बात करें तो यहाँ ध्यान रखना 840 में 40 प्रांत सिंह ने नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ठीक है, 17 में 1840 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। पूना की बात करें तो पुणे, यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ कथी हुआ, गतिविधियां, मतलब युद्ध है, लड़ाई लड़ी गई, विरोध भी किया जनता। ठीक है, तो इनमें अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो ध्यान रखेंगे सभी जगह पर हुआ था। ठीक है, कोल्हालपुर, सतारा और पूना। 217 पर अगर हम चर्चा करते हैं, 217 नंबर प्रश्न, 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार कर लिया था? ठीक है, कहां से गिरफ्तार कर लिया था, ध्यान रखेंगे कहां से हो गया था। हाँ, हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, हुमायूं के मकबरे से। कहते हैं ब्रिटिश अधिकारी मेजर हडसन ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था किसको, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, अलाई दरवाजा से अगर बात करें तो ध्यान रखना, यह कुतुब मीनार परिसर में है। अलाई दरवाजा कहाँ पर है? कुतुब मीनार जहाँ है वहीं पर है। ठीक है, लाल किला की बात करें तो दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में। लेकिन हमसे, चलिए यहाँ पर तो चर्चा हो चुकी है, बाकी डी में इस पर कोई चर्चा होने वाला नहीं है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था, बताएंगे? सभी आदमी बताएंगे, ध्यान देना है इधर, भटको नहीं, ध्यान दो, अपने क्लास पर ध्यान दो। भारतीय, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? ध्यान रखना है, अंगीकृत होना मतलब संविधान सभा में बनकर पूरी तरह से तैयार करके पेश कर दिया गया था। ध्यान रखना है, तो 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को बनाकर तैयार हुआ और इसी दिन अंगीकृत किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया। ठीक है, स्वीकार किया गया और यह अधिनियमित किया गया। ठीक है, और 1950 की बात करें तो इस दिन, ध्यान रखना, अगर 26 जनवरी 1900 संविधान की बात करें तो लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। 1947 की बात करें तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 1955 में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आगे है, ध्यान रखना है, 219, अर्थशास्त्र एवं इनका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो लिखेंगे, ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र एवं, ठीक है, ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र एवं इनका से किस राज्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखेंगे किसका हो जाएगा, मौर्य वंश का। किसका हो जाएगा? मौर्य वंश का। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इनका, ठीक है, मौर्य राजवंश की जानकारी प्रमुख स्रोत है। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी लेने के लिए प्रमुख स्रोत है, ध्यान रखना है, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है, दूसरा का है मेगास्थनीज के इनका, तीसरा है मौर्य वंश। ठीक है, कौन सा? मौर्य वंश। गुप्त की अगर बात करें तो इनके स्रोत फायान के यात्रा वृतांत है। ठीक है, कुषाण की अगर हम बात करें तो इनके लिए सिक्के और ध्यान रखना है, चीनी स्रोत महत्वपूर्ण है। सतवाहन की बात करें तो इनके लिए ध्यान रखना, पुराने अभिलेख अभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिन कहाँ है? ठीक है, ध्यान रखना, विक्टोरिया टर्मिन कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, विक्टोरिया टर्मिन मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। विक्टोरिया टर्मिन कहाँ पर है? मुंबई में। विक्टोरिया टर्मिन अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कलकत्ता की अगर हम बात करें तो यह ध्यान रखना, हावड़ा स्टेशन है। ठीक है, क्या है? हावड़ा स्टेशन है। मद्रास की बात करें तो यह चेन्नई सेंट्रल क्षेत्र में है ना। चलिए, उसके बाद आपका अगला प्रश्न ध्यान रखना है, दिल्ली, यहाँ पर ध्यान रखना, दिल्ली रेल स्टेशन है ना।
चलिए, उसके बाद आगे के हम बात करते हैं। चलिए 220 तक हो चुका है ना? 220 तक। तो एक काम करते हैं, 220 तक हम वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है? बाकी वीडियो को हम कल ही आप लोग को मतलब आज ही बना कर के अपलोड कर देंगे, ठीक है? यानी कल आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ से आप लोग क्लास करके कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? समझते रहिए, आपका क्लास से ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। हमारे साथ-साथ आपको रिपीट करते रहना है, ठीक है? चलिए विशेष आप सभी को इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ दिन, जय हिंद, ठीक है?